जाली बैंक अकाउंट्स केस में नया मोड़। नैब ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 24 मुलजिमान के खिलाफ जिमनी रेफरेंस दायर कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुलजिमान ने निजी बैंक के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया, 8.3 अरब रुपए जाली अकाउंट्स के जरिए निकलवाए और बैरून मुल्क मुंतकिल किए। सारे मामले में अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, मुस्तफ़ा जुल्करनैन और मुश्ताक का अहम किरदार है। गैर मुल्की और ममनुआ फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी कल तीनों बड़ी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन करेगी। तहरीक इंसाफ की तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात करने का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर अमरीका और बरतानिया में कंपनियां बनाने और जाहिर न करने का इल्जाम है। हमारा कोई अकाउंट खुफिया नहीं, तमाम अकाउंट्स डिक्लेयर्ड हैं और फंडिंग बैंक्स के जरिए हुई। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मजीद बोले कि पार्टी फंडिंग केस में पीटीआई नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी राह फरार इख्तियार कर रही है। सरदार अयाज सादिक ने रद्द अमल दिया कि आपने चोरी नहीं की तो फिर तलाशी देने पर इतना गुस्सा क्यों? झूठ बोलने की बजाय इलेक्शन कमीशन में रसीदें जमा कराएं। फॉरेन फंडिंग का शोर मचा है। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ सुरखरू होगी और बाकी दोनों पार्टियां फंस जाएंगी। शेख रशीद की नई पेशगोई, कहते हैं दूर दूर तक इलेक्शन नहीं देख रहे, अवाम को बेवकूफ बनाने पर डॉक्टर अदनान और वकार से तफ्तीश की जाए। मजीद बोले कि नया आर्मी चीफ नहीं आ रहा, नया आर्मी चीफ आ चुका है। अफसोस से कहना पड़ता है कि लाहौर तकरीबन उधर तक पहुंच गया, यानी कि दुनिया का दूसरा या तीसरा पोल्यूटेड शहर बन गया। ये नया पाकिस्तान जमीन पे बाद में आएगा, पहले ज़हनों में आएगा। तब्दीली पहले ज़हन में आती है। हमने अपना किबला दुरुस्त करना है। नया पाकिस्तान जमीन पर बाद में, पहले जहनों में आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान, कहते हैं 10 सालों में 70% दरख्त काट दिए गए। हम अपने मुल्क को आलूदगी से तबाह कर रहे हैं। कौम इसका मुकाबला करे और अपना किबला दुरुस्त करे। वज़ीर आज़म ने सफाई के नए निज़ाम पर मुश्तमिल क्लीन एंड ग्रीन सिटी इंडेक्स का इफ्तिताह कर दिया। सिंध को तरक्की के लिए पंजाब का बल्दियाती निज़ाम अपनाने का मशवरा। तौहीनी अदालत केस में फिरदौस आशिकवान और गुलाम सरवर की मौफ़ी कबूल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज की हिदायत। चीफ जस्टिस अतरम इनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सियासी अदम इस्तेहकाम का असर अदालती निज़ाम पर नहीं पड़ना चाहिए। मीडिया गुफ्तगू में फिरदौस आशिकवान बोली कि हमेशा रूल ऑफ लॉ का एहतराम किया, अल्लाह ने अदालती निज़ाम में भी सुरखरू कर दिया। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत। नैब ने वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक 5 अफराद को अदालती गवाह बनाने की मुखालिफत कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुतफर्रिक दरखास्तों का फैसला सुनाने और बेंच की तब्दीली का इंदिया दे दिया। परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस का फैसला महफूज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर सवालात उठा दिए। परवेज मुशर्रफ इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, लाहौर हाई कोर्ट केस कैसे सुन सकती है? अदालत ने परवेज मुशर्रफ के वकील को मजीद दलाइल के लिए कल तक की मोहलत दे दी। मौलाना फजलुर रहमान की दावत कबूल। बिलावल भुट्टो जरदारी का अपोजिशन की एपीसी में खुद शरीक होने का फैसला। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतल्लिक अपनी पार्टी की पॉलिसी एपीसी में रखेंगे। अपोजिशन की 9 जमाती कॉन्फ्रेंस कल सुबह इस्लामाबाद में होगी।
हमने कभी नहीं कहा नवाज शरीफ चल फिर नहीं सकते, मेडिकल रिपोर्ट पर कायम हूं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का इंटरव्यू। कहती हैं अदालत ने नवाज शरीफ को मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। मेडिकल बोर्ड भी अपनी तजावीज पर कायम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की 24 घंटों में दूसरी मुलाकात। सूबे के सियासी और इंतजामी मामलात पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने सूबे में इंतजामी तब्दीलियों से मुतल्लिक मुशावरत की। इमरान खान की महंगाई पर काबू पाने की हिदायत। नीदरलैंड की मलका मैक्सिमा की पाकिस्तान आमद। सदर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म इमरान खान समेत मालियाती शोबे के नुमाइंदगान से मुलाकातें करेंगी। मलका मैक्सिमा के दौरे का मकसद मालियाती खिदमात पर पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों में बेहतरी का जायजा लेना है। IMF के साथ तयशुदा मुआशी अहदाफ पूरे किए जाएंगे। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं महसूलात में 16 से 17% इजाफा हुआ। हमारा हदफ 1.3 ट्रिलियन रुपए का है जो हासिल किया जा सकता है। मुशीर खजाना का CPEC से मुताल्लिक अमरीकी बयान पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। PTI रहनुमा अलीम खान की निजी हाउसिंग सोसाइटी पर तजावुजात की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA से कल तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। मुतमईन किया जाए किस कानून के तहत सरकारी जमीन एक प्राइवेट कंपनी को दी गई। सिंध में टिड्डी दल के हमले जारी। सूबाई हुकूमत ने विफाक से मदद मांग ली। वजीर ज़राअत इस्माइल राहू का विफाकी वजीर खुसरू बख्तियार को खत। मीरपुर खास, बेनजीराबाद और सक्खर डिवीजन में स्प्रे के लिए 3 जहाज देने का मुतालिबा। फसलों पर स्प्रे के लिए 8 गाड़ियां और ज़रूरी अद्वियात देने का भी कह दिया। हांगकांग के बल्दियाती इंतखाबात में बीजिंग मुखालिफ जमहूरियत पसंदों की बड़ी कामयाबी। तारीख में पहली बार 18 में से 17 काउंसिल्स में कामयाबी समेटते हुए इंतखाबी मार्का अपने नाम कर लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम ने नताइज तस्लीम करते हुए कहा कि हुकूमत अवामी राय का एहतराम करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस और फॉरेन फंडिंग केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई, तफसील होगी इसी बुलेटिन। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस, नैब रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक कायम अली शाह को 4 दिसंबर को नैब ओल्ड हेडक्वार्टर पेश होने की हिदायत की गई है। कायम अली शाह को रोशन सिंध केस में तलब किया गया है। साबिक वज़ीर आला सिंध पर सोलर लाइट्स के गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम है। इसी पर बात करते हैं, हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद है। हुसैन अहमद, आपके इल्म में होगा कि इसी केस में नैब ने 298 मिलियन की रिकवरी भी की है। अब गैर कानूनी ठेके के जुमरे में कितनी रकम आ रही है? जी बिल्कुल, जाली बैंक अकाउंट केस के सिंध रोशन प्रोग्राम में जो मुबैना करप्शन का मामला था उस पर नैब तहकीकात कर रहा था और इससे पहले 3 जो है वो मुल्ज़मान नैब ने गिरफ्तार थे, जो कि तीनों ही वादा माफ गवाह भी बन चुके हैं और उन्होंने रकम भी वापस कर दी थी और अदालत ने रिहा भी कर दिया था। तो अब इस केस में जो है वो आम पेशरफ्त हुई है। अदालत में जो नैब है उन्होंने साबिक वज़ीर कायम अली शाह को 4 दिसंबर को जो है वो तलब किया है और ज़राए का ये कहना है कि नैब ओल्ड हेडक्वार्टर जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है वहाँ पर उन्हें पेश करने का हुक्म दिया है और उन्हें ये कहा है कि वो अपना बयान जो है वो आकर रिकॉर्ड करवाएं। इससे पहले भी 2 मरतबा जब कायम अली शाह पेश हुए थे तो उन्होंने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद नैब की जानिब ने ये कहा था कि जाली बैंक अकाउंट केस जो है उसमें कायम अली शाह को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। ताहम अब जो सिंध रोशन प्रोग्राम केस है जिसमें मुबैना करप्शन का इल्जाम है और जो सोलर लाइट्स हैं उनके गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम है, तो कायम अली शाह को अब नैब की ने 4 दिसंबर को तलब किया है और उन्हें नैब ओल्ड हेडक्वार्टर में पेश होने की हिदायत की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका हुसैन अहमद।
تو جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں ایک اہم پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ نیب نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں ضمنی ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ آصف علی زرداری، فریال تالپور سمیت 24 ملزمان کے خلاف ضمنی ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ سابق ایم ڈی پی آئی اے اعجاز ہارون کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں نیب راولپنڈی نے ضمنی ریفرنس احتساب عدالت میں جمع کرا دیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری، ان کی ہمشیرہ فریال تالپور سمیت 24 ملزمان نامزد۔ ریفرنس میں نیب نے موقف اختیار کیا کہ ملزمان نے نجی بینک کے فنڈز کا غلط استعمال کیا، 8.3 ارب روپے کی رقم جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے نکلوائی اور بیرون ملک منتقل کی۔ بینک ریکارڈ کے مطابق اکاؤنٹ آصف علی زرداری کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ریفرنس میں نیب نے بتایا کہ سمٹ بینک کے اکاؤنٹ سے غیر قانونی طور پر 1.2 ارب روپے بھی منتقل کرائے گئے۔ انور مجید، عبدالغنی مجید، مصطفیٰ ذوالقرنین، مشتاق کے سارے معاملے میں اہم کردار ہے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں گرفتار سابق ایم ڈی پی آئی اے اعجاز ہارون کو بھی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے روبرو پیش کیا۔ نیب پروزیکیوٹر نے آگاہ کیا کہ ملزم پر غیر قانونی پلاٹس کی منتقلی کے الزامات ہیں۔ بطور سیکٹری کڈنی ہلز ہاؤسنگ اسکیم بار پلاٹس فرضی ناموں پر منتقل کیے گئے۔ جعلی اکاؤنٹ سے 144 ملین کی ٹرانزیکشن بھی کی۔ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تو عدالت نے مسترد کر دی اور اعجاز ہارون کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فارن فنڈنگ پر سوالات اٹھا دیے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن سکروٹنی کمیٹی بلا تفریق سیاسی جماعتوں کی تحقیقات کرے، انہیں ٹی او آرز پر تحقیقات کی جائیں جن پر ہماری ہو رہی ہیں۔ جو گڑھا کھودنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ، وہ اس میں خود گرے گی۔ نون لیگ پیپلز پارٹی نے جواب نہ دیا تو حکومت خود تحقیقات کر سکتی ہے۔ تحریک انصاف کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی روزانہ کی بنیادوں کے اوپر یہ بڑا واضح مطالبہ ہے، جانچ پڑتال ہونی چاہیے، لیکن انہی ٹی او آرز کے اوپر جن کے اوپر پی ٹی آئی کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، اگر یہ جواب نہیں دیں گے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ موجود ہے، فیڈرل گورنمنٹ خود بھی جو تحقیقات ہیں اس کو انیشیٹ کر سکتی ہے، تو ان کو جو ہے وہ اب جواب دہ ہونا پڑے گا، ان کو رسیدیں دینا پڑیں گی، ان کو منی ٹریل دینا پڑے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے 40,000 ڈونرز کا ڈیٹا، اپنے 40,000 ڈونرز کا ڈیٹا فراہم کیا ہے الیکشن کمیشن کو۔ ہماری ایک ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ بینکنگ چینلز کے ذریعے سے ہوئی ہے، ہماری نہ کوئی ہنڈی کا معاملہ ہے نہ کوئی اور چیز معاملہ ہے۔ اور مسلم لیگ نون کا فاروق حبیب کی پریس کانفرنس پر رد عمل اور کہا کہ چوری نہیں کی تو پھر تلاشی دینے پر اتنا غصہ کیوں؟ سرکاری خرچ پر جھوٹ بولنے کے بجائے الیکشن کمیشن میں رسیدیں جمع کرائیں۔ مسلم لیگ نون تمام دستاویزات الیکشن کمیشن میں جمع کرا چکی۔ 5 سال سے پی ٹی آئی اور اس کی قیادت فارن فنڈنگ مقدمے میں مفرور ہے۔ نون لیگ پر جھوٹے الزامات لگا کر پی ٹی آئی اپنی چوری چھپا نہیں سکتی۔ قوم کی چیخیں نکلوانے والوں کی فارن فنڈنگ کیس میں چیخیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ قوم کو گمراہ کرنے والے نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کی تفتیش کا مطالبہ کرتا ہوں۔ شیخ رشید نے سابق صدر آصف علی زرداری کی پلی بارگیننگ کی پیش گوئی بھی کر دی۔ لاہور سے سہیب شاہد کی یہ رپورٹ۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج ملک کی معاشی، سیاسی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کے نئے چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ ہی ہوں گے۔ ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ نیا چیف آف آرمی اسٹاف آ چکا ہے، 19 تاریخ سے اس کی 29 تاریخ سے اس کی کنٹینیوشن ہوگی اور 19 اگست کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور نئے جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی آ چکے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے اپوزیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہتے ہیں پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ نواز شریف باہر جائیں گے، اب تو آصف زرداری نے بھی لوگوں کے پیسے دینے شروع کر دیے ہیں۔ آصف زرداری جتنے 5 کیسوں میں موجود ہے اس کے لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دیے ہیں
और नैब जो है खजाना भरने जा रही है अनकरीब। वजीर रेलवे ने नवाज शरीफ के साथ हिमोलॉज डॉक्टर अदनान और डॉक्टर वकार से नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक बयानात पर तफ्तीश का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इन्होंने कौम को गुमराह किया और सरकारी डॉक्टर भी इन्फ्लुएंस एजेंट हैं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का मजीद कहना था कि नॉर्वे के वाक़े पर OIC की मीटिंग बुलाई जाए, कुरान मजीद की तस्दीक और खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई समझौता नहीं होगा। कैमरामैन मोहम्मद अतीक के साथ सुहेब शाहिद, 92 न्यूज़, लाहौर। फिरदौस आशिकवान और गुलाम सरवर खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के दोनों रहनुमाओं को गैर मशरूत माफी उनकी कबूल करते हुए माफ कर दिया है और तौहीन अदालत के जारी शोकाज नोटिस वापस ले लिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए कि आप दोनों ने तौहीन अदालत की, लेकिन अदालत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। तहरीरी फैसला भी जारी। इस्लामाबाद से फयाज महमूद की रिपोर्ट देखिए। मुआवन खसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिकवान और वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के लिए बड़ा रिलीफ, दोनों की गैर मशरूत माफी कबूल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। दौरान समात चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने PTI के दोनों रहनुमाओं को मुखातिब किया। रिमार्क्स दिए कि आप दोनों जिम्मेदार पोजीशन पर हैं और काबीना की नुमाइंदगी करते हैं। खामियां हर जगह पर हैं, कोई भी मुकम्मल नहीं। अदालत तवक्को रखती है आइंदा आप अवामी सतह पर ज़ेर इल्तवा केसेस से मुतालिक राय नहीं देंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इदारों को मुतनाज़ा करना और लोगों का इदारों पर एतमाद खराब करना ठीक नहीं है। आज़ाद अदलिया के लिए और भी चैलेंजेस मौजूद हैं। अदालत को अच्छा नहीं लगता कि वो किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। हमें कोई शक नहीं था कि आप दोनों ने तौहीन अदालत की, लेकिन अदालत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि लोग इस वक्त हुकूमत और पार्लिमान की तरफ देख रहे हैं। बदकिस्मती से हम सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर से गुजर रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम का असर अदालती निज़ाम पर नहीं पड़ना चाहिए। अदालत ने दोनों को जारी तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस वापस लेते हुए केस खत्म कर दिया। परवरदिगार जो है वो निजी तुमको जानता है। रूल ऑफ लॉ की हमेशा पासदारी की है, इस मुकद्दस ईमान का एहतराम किया। 31 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि दोनों हुकूमती रहनुमा तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, निज़ाम इंसाफ की राह में रुकावट डाली, इसके बावजूद सजा नहीं दे रहे। ये भी वाज़ेह किया कि गैर मशरूत माफ़ी का मतलब ये नहीं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का प्लान ए बुरी तरह पिट गया और प्लान बी को भी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वो अब खुद को तिफल तसल्लियां दे रहे हैं। मियां साहब के हशाश बशाश चेहरे ने तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ को झुटला दिया है। नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती पर OIC को ऐसे इकदामात उठाने चाहिए कि जिससे इस्लामोफोबिया का खात्मा हो सके। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक वो OIC में अहम मामलात उठाएंगी। नॉर्वे में अरबों मुसलमानों की दिल आजारी का बायस बनने वाला कुरान करीम के हवाले से जो नापाक कोशिश की गई, OIC इस्लाम फोबिया के हवाले से मिल बैठ के सर जोड़ के दुनिया को ऐसे कवानीन मुतारफ करवाए कि दुनिया का कोई भी माशरा और मजहब या हुकूमत इस तरह के इकदामात की हौसला शिकनी करे। प्लान ए बुरी तरह पिटा, प्लान बी अवाम ने पाँव की ठोकर से मुस्तरद किया, प्लान सी उनकी रसवाई का बायस बन गया। अब वो मुंह छुपाने की बजाय अभी भी झूठ का सहारा लेके अपने आप को तिफल तसल्लियां देने में मसरूफ हैं। विशाश तंदुरुस्त मियां साहब का जो चेहरा है वो सारे मीडिया को भी बता रहे हैं कि आपके जो सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज थी उनको भी उन्होंने झुठला दिया है। और अब इस्लामाबाद चलते हैं जहां पे बसपा पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा मीडिया से बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आसिफ जरदारी साहब का केस जो है वो कल हमारी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है कि उनको जो उन पे वकुआ बनाया जा रहा है, जो गवाह घड़े जा रहे हैं, जो शहादतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, घड़ी जा रही है, वो सारी सिंध से रिलेटेड है। और ये पीपल्स पार्टी है जिसको हमेशा मिसाल बनाया जाता है। भुट्टो शहीद का केस था तो वो वाहिद केस है पाकिस्तान की तारीख का जो मर्डर ट्रायल हाई कोर्ट में जाके ट्राई हुआ, सेशन कोर्ट में नहीं, और एक अपील हुई और अदालती कत्ल हुआ। और ये एक अनोखा केस है कि वकुआ सिंध के बना रहे हैं, मुलजिम सिंध के हैं, गवाह सिंध के डाल रहे हैं, कागज सिंध के बना रहे हैं, सब कुछ। और केस यहां लाया गया ये बुनियाद बना के कि वहां नैब के ऊपर पीपल्स पार्टी असरअंदाज हो जाए। वहां की अदालत में केस नहीं चलाना क्योंकि वहां पीपल्स पार्टी अदालतों पर असरअंदाज हो जाएगी। वहां की सुपरवाइजरी कोर्ट
जो हाई कोर्ट है वो भी पीपल्स पार्टी के सामने बेबस हो जाएगी। लिहाजा इस मफरूजे पे केस यहां शिफ्ट किया गया। ये मफरूजा अगर माने तो फिर पंजाब के अंदर पंजाब की हुकूमत क्यों यहां की नैब पे, अदालतों पे या हाई कोर्ट पे असरअंदाज नहीं हो सकती? फिर मरकजी हुकूमत क्यों नैब पे, क्यों हाई कोर्ट पे और क्यों ट्रायल कोर्ट पे असरअंदाज नहीं हो सकती? क्या यही वजह है कि पीटीआई के जिन लोगों को नैब ने कुछ दिनों के लिए गिरफ्तार किया, उनके केसेस खत्म करके क्लीन चिट दे दी गई, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, यहां भी नहीं पकड़ा जा रहा? तो क्या यही वजह है कि आपका ये जो थीसिस है ये दुरुस्त है? हम कह रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। हम इसीलिए वहां गए हैं, और अगर ये दुरुस्त है और हमारे केसेस यहां ट्राई होने हैं तो फिर सारे केसेस फिर सिंध की अदालतें बंद कर दें, फिर सिंध की नैब को बंद कर दें, फिर सिंध की हाई कोर्ट को भी बंद कर दें, फिर सारे केस यहां लाए ना। हमारा ये इशू है। सो सवाल ये है, हम फिर भी इंसाफ के लिए अदालतों के अंदर गए हैं, कल तारीख लगी है, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने अपना जो हमारा अदालती रास्ता है वो क्या इख्तियार करना है। लेकिन हुकूमत के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला हम, आज रहबर कमेटी की मीटिंग है, कल पार्टी रहनुमा मिल रहे हैं, और हम इस हुकूमत को बिल्कुल अब भेज के रहेंगे, ये तय हो गया, क्योंकि अब ये अगर चलेंगे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात बतौर खास उन्होंने कही है, वो ये कही है कि अगर 4-6 माह और इसी तरह से चल गया सिस्टम तो फिर शायद ये कोई भी आकर संभाल ना पाए, और जरदारी साहब ने कहा है। और इससे पहले इससे मिलती जुलती बात चौधरी शुजात साहब जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो भी कह चुके हैं, और आपको पता है कि आसिफ जरदारी साहब की कितनी गहरी नजर होती है, और उनका ख्याल है कि अगर बहरान इसी तरह से रहा तो ये शायद फिर किसी के बस के बात ना रह जाए। मुझे दे दे जी प्लीज। मैं देख लेता हूँ जी। एक मैं बताइए कि आज जरदारी साहब से आपकी मुलाकात भी हुई, मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए इलाज के लिए, उससे कोई बातचीत हुई है कि वो खुद भी जमानत के लिए अप्लाई करें, क्योंकि अब तो रास्ता काफी साफ हो चुका है? देखिए, बात रास्ता साफ होने की नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा ट्रायल नहीं हो रहा, केस ट्रायल नहीं हो रहा, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, कोई जो है रेफरेंस फाइल हुआ उसमें इजाफी रेफरेंसेस फाइल होते जा रहे हैं, कागज बढ़ाते जा रहे हैं, वो ट्रक लोड बनाते जा रहे हैं ताकि वो कागज कोई देखता रहे तो बड़ा प्लंदर लगे। ये माजी में भी होता रहा, यही काम सैफुर रहमान जब एहतसाब ब्यूरो में था, सैफुर रहमान ने भी यही काम किए थे। सो हम कह रहे हैं कि कल हमारा केस लगा हुआ है, वो अगर सिंध शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला वहां फैसला करेंगे। लीगल टीम उनके पास आज भी गई है मशावरत के लिए, फिर बैठ के फैसला करेंगे कि हमने। रावलपिंडी की जानिब से साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनकी बहन के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस जो है वो दायर किया गया है। इसके साथ साथ कायम अली शाह को भी नैब ने दोबारा तलब कर लिया है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ जी, इसी के बारे में तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें बार बार तलब करते हैं। एक दफा शाह साहब को क्लीन चिट देते हैं, फिर किसी को नाराजगी होगी बुला लिया गया है, तो वो तो हुकूमत खुद कह रही है ना कि हुकूमतें, सिंध हुकूमत पे इल्जाम है ना कि वो नैब पे असरअंदाज होती है, इसलिए जरदारी साहब का केस यहाँ पे है। वो सिंध की अदालतों पर असरअंदाज, तो ये भी असरअंदाज हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वैसे सुना है कि ये 65 वॉल्यूम का है, ये रेफरेंस 65 वॉल्यूम का है, लेकिन पहले जब सैफुर रहमान ने किया था तो वो 85 वॉल्यूम का। शेख रशीद कह रहे हैं कि जरदारी के बंदे पैसे वापस कर रहे हैं। हाँ जी, ये जरदारी के बंदे करोड़ों रुपए वापस कर रहे हैं। किसी संजीदा सवाल पे आए, मैं किसी संजीदा सवाल का जवाब दूं। एक मिनट, मुझे इन सवालों का जवाब देना है। ये बताएं कि रहबर कमेटी का भी इजलास होना है, एपीसी भी होनी है, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की शिरकत मुतवक्को है। आप ये बताएं कि आप ऐसा फार्मूला लेकर जाएंगे ताकि चेयरमैन सदर आसिफ अली जरदारी को भी कोई रिलीफ मिले ताकि उस एपीसी में बैठ। हम किसी डील, किसी रियायत, किसी फार्मूले को लेकर नहीं जाएंगे वहां। हम अदालतों से इंसाफ नहीं मिला तो भी अदालतों में गए हैं, मिला तो भी अदालतों में गए हैं, अब भी अदालतों में जाएंगे। हम कानून की अदालतों में भी जाएंगे, अवाम की अदालतों में भी जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला माजी में भी बेगुनाह हुए अब भी होंगे, लेकिन वहां पे हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, मुल्क के इश्यूज हैं, इस हुकूमत को घर भेजने के इश्यूज हैं, और बाकी ये सवाल जो है ये चेयरमैन से रिलेटेड है
चेयरमैन साहब बताएंगे आपको कि वो क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं। ये इजाजत। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया के हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी ने इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया, जिसमें ब्रेक्जिट मुकम्मल करने और मजीद टैक्स आयद ना करने के वादे किए गए। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने टेलफोर्ड में पार्टी इजलास में मंशूर जारी किया। बोरिस जॉनसन ने गेट ब्रेक्जिट डन का नारा देते हुए कहा कि अब इसमें मजीद ताखीर नहीं होगी और बरतानिया हर सूरत में 31 जनवरी को यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाएगा। उन्होंने वादा किया कि आइंदा 5 साल के लिए इंश्योरेंस और इनकम टैक्स में इजाफा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 2026 तक नेशनल हेल्थ सर्विस में 50,000 नर्सेज और पुलिस में 20,000 एहलकार भी भर्ती किए जाएंगे। दूसरी जानब अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने कंजर्वेटिव पार्टी के मंशूर पर तनकीद करते हुए इसे अरबपतियों का मंशूर करार दे दिया है। शहबाज शरीफ ने लंदन के पार्कलैंड फ्लैट्स में अपने भाई नवाज शरीफ की इयादत की। वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि कल कार्डिक फिजिशियन के साथ नवाज शरीफ की मुलाकात तय है और अगले हफ्ते के वस्त में पेट्स के इन समेत मजीद टेस्ट होंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। अपॉइंटमेंट है कल कार्डिक फिजिशियन से और फिर नेक्स्ट वीक के वस्त में उनका फिर इंशाल्लाह मज़ीद टेस्ट होंगे, जिसमें पैट स्कैन भी शामिल है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उनको जल्द से दे और यहाँ पर डॉक्टर जो हैं पूरी वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो तनदेही से कर रहे हैं। आप मियाँ साहब के आने से पहले आपका भी इलाज के हवाले से आने का प्रोग्राम था, तो आपका भी अपने अपॉइंटमेंट में इलाज ज़ाहिर है कि मैं एक रेगुलर मेरी होती है, मेरी चेकअप फॉलोअप होता है, वो मैं आया हूँ तो वो मैं करवा रहा हूँ इंशाल्लाह। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बीमारी और इमरान खान की पाकिस्तान में लाचारी पर लंदन में मुक़ीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जब इमरान खान ने नवाज़ शरीफ को हमदर्दी करके जब उनके इलाज के लिए लंदन भेजा, तो उसके बाद मेरे ख्याल से कोई इस तरह प्रोपेगेंडा नहीं बनाना चाहिए कि बाद में उनको भेजने के बाद कि वो बीमार नहीं है या इस तरह। तो मेरे ख्याल से जो डिसीजन पहले ले लिया गया है और इलाज करने आया है, तो उनको उस पर उनका हिमायत देनी चाहिए। इमरान खान का शोर मचाना तो अब उनको बनता नहीं है, क्योंकि वो वाकई बीमार है। अगर वो बीमार ना होते तो फिर इमरान खान साहब उनको इधर लंदन क्यों भेजते। और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो डरने वालों में से नहीं है। वो जब पाकिस्तान गए तो उनको पता था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान चले गए। खुशी की भी बात है और दूसरी नाखुशी इसलिए हुई है कि इमरान खान साहब को मिसलेड किया गया, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह दी गई। वो यही लगता था कि नवाज शरीफ साहब खुदा ना खास्ता आज नहीं तो कल दुनिया से फ़ानी हो जाएंगे। मगर ये तो बड़ी अफसोस की बात है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। ये जो जैसे उनकी मूवमेंट हो रही है, इससे मुझे लगता है वो बीमार थे ही नहीं ना। हमें बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। एज बीइंग अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ इमरान खान, हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। हु इज़ गोइंग टू बी आंसर, किसको आंसर देना चाहिए, किसको जवाब देना चाहिए। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि नवाज शरीफ ने जितने भी मतलब पाकिस्तान में काम किए हैं, वो इस तरह के किए हैं कि जिनका मतलब कि सदाबहार या मतलब उसका नाम नहीं मतलब बना सके वो ना। सही है कि नहीं। अब ये बीमारी का मतलब जो इन्होंने लगाया है उस पर भी इन्होंने वही, मैं तो मतलब कहूँगा माफ़ी से कि सिसिलिया मास्टर मतलब डॉक्टर को चेक करवाने के लिए कोई ना कोई गोली या कोई ना कोई टचिंग कर दी बीच में। सही है कि नहीं। फ़ौरन उनका रिजल्ट गलत आ गया, उसके बाद दूसरी गोली खा ली तो सही हो गया निकलने के टाइम के ऊपर। मैनचेस्टर में प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके और यूरोप के ज़ेर एहतमाम 12 दिसंबर को होने वाले आम इंतखाबात के मौजू पर तमाम बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवारों और वोटर्स के दरमियान सवालात और जवाबात का दिलचस्प सेशन हुआ। तफसीलात एतजाज़ आसम की इस रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके और यूरोप के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर में मुनक्किदा सियासी मुकालमे में कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर डेमोक्रेट और ग्रीन पार्टी मैनचेस्टर के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। तकरीब के आगाज में प्रेस क्लब के चेयरमैन एजाज अफजल शेख और लेबर पार्टी के हल्का गोटन के उम्मीदवार अफजल खान समेत चारों सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों ने खिताब किया। तमाम उम्मीदवारों को अपना मंशूर पेश करने के लिए 4 मिनट दिए गए, जिसके बाद उन्होंने वोटरों के सवालों के जवाब दिए। know that because when we talk about policies that will tackle climate change, the other parties are actually imitating those and using them. We welcome that. It's important issues and they need to take it seriously. But the reality is
that the other parties do not understand the challenges of solving the climate crisis. Well, I'm finding a lot of people are very motivated to vote for us because we're very clear on what we're going to do to stop Brexit, which is something that is so important for our economy and for the businesses in this area alone. There are hundreds of businesses that trade on a daily basis with the European Union, and if we have a bad Brexit, they're going to stop trading. There's going to be hundreds of people put out of work. I'm representing the Conservative Party. I've been for many years a local rabbi. I've been very involved in interfaith work. I've been very involved with the local Muslim community, as I have been with the local Hindu and Christian community. I've worked very closely together with lots of the leaders of all these communities. शुरका ने प्रेस क्लब की इस काविश को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम तवातुर से होने चाहिए ताकि आम लोग भी आगाही हासिल कर सकें। कैमरा टीम के हमरा एतजाज आसिम चौधरी, मैनचेस्टर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड सीनियर जस्टिस वजीउद्दीन ने राजडेल में पाकिस्तान लॉ कॉन्फ्रेंस इंसाफ फॉर यूके के हवाले से एक तकरीब में शिरकत की है, जिसमें वकला, बिजनेसमैन, लोकल काउंसिल समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एतजाज आसिम की रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड सीनियर जस्टिस वजीहुद्दीन आजकल बरतानिया के दौरे पर हैं, जिसका मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात करके उनके मसाइल को हल करने में कानूनी मुआवनत फराहम करना है। इसी सिलसिले में रॉसडेल में पाकिस्तान लॉ कॉन्फ्रेंस इंसाफ फॉर यू के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जहां इंसाफ फॉर यू मुहिम भी लॉन्च की गई। तकरीब में डिप्टी मेयर रॉसडेल काउंसलर आसिम रशीद, काउंसलर सुल्तान अली, परवेज आलम, मोहम्मद जाहिद समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर रिटायर्ड जस्टिस वजीहुद्दीन का कहना था कि पाकिस्तान में 75,000 लोगों के लिए एक जज मुकर्रर किया गया है। अदलिया के निज़ाम में फौरी से पेशतर इस्लाहात होनी चाहिए। क्रिमिनल केसेस और खास तौर पर कैपिटल पनिशमेंट वाले केसेस बहुत सारे पेंडिंग में हैं, अरसा दराज हो गया पेंडिंग में हैं। इसके लिए क्या है? मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन का कहना था कि ओवरसीज कश्मीरी और पाकिस्तानी मिलकर मजलूम कश्मीरियों की सिफारती, इखलाकी और सियासी मुहाज पर मदद जारी रखें। दीगर शुरका का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी मिलकर एक मुश्तरका लाहे अमल बनाएं ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनकी दहलीज पर फौरी इंसाफ मिल सके। चल रहा है, इसीलिए चल रहा है कि करप्शन वहाँ पे नहीं है। हाँ, करप्शन है, करप्शन तो यहाँ पे भी है, यहाँ के सिस्टम में भी करप्शन है, लेकिन आम आदमी को इंसाफ तो मिलता है। आखिर में रिटायर्ड जस्टिस वजीहुद्दीन को इंसाफ फॉर यू की जानिब से अवार्ड भी दिया गया। कैमरा टीम के हमरा एतजाज आसिम चौधरी, 92 न्यूज, रॉसडेल, मैनचेस्टर। कायद-ए-आज़म ट्रस्ट और कादरिया ट्रस्ट बर्मिंघम की जानिब से पंजाब के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर महबूब कादिर शाह और दादा दरबार मस्जिद के खतीब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान के एजाज़ में एशाइये का एहतमाम किया गया। इस पर देखिए बर्मिंघम से खावर राजा की रिपोर्ट। सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। कादरिया ट्रस्ट और कायद-ए-आज़म ट्रस्ट की जानिब से बर्मिंघम में पंजाब के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर महबूब कादिर शाह और दरबार मस्जिद के खतीब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान के एजाज़ में दिए गए इशाया में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बर्मिंघम में बिलखसूस एक मिसाली किरदार अदा कर रहे हैं और वो पाकिस्तानियत और इस्लाम के जज्बा कूट कूट के उनमें भरा हुआ है। मैं बुनियादी तौर पे यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से, चूँकि मैं पंजाब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हूँ, तो मैं उसके का पैगाम लेके आया था। चेयरमैन कायद-ए-आज़म ट्रस्ट राजा इश्तियाक ने तकरीब की सदारत की। इस मौके पर महबूब कादिर शाह और मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जज्बा ईमानी, हुब्बुल वतनी और इंसानियत की खिदमत में बेमिसाल हैं। इस मौके पर राजा इश्तियाक और पीर तैयबुल रहमान ने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि आज की तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने माजी की गलतियों से सबक हासिल करके दुरुस्त सिमत का तयन किया है। आज जो हमारे मेहमान खुसूसी बर्मिंघम में आए जनाब महबूब कादिर शाह साहब, जो चीफ कमिश्नर पंजाब गवर्नमेंट है, हम इनको वेलकम करते हैं। आज ओवरसीज़ के हवाले से ये तबादला ख्याल किया गया कि यहाँ के जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो मसाइल हैं उसके हवाले से हम क्या बेहतर कर सकते हैं ताकि हमारा ताल्लुक अपने वतन के साथ और मजबूत। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
मीरपुर आज़ाद कश्मीर से आए हुए वफ्द के एजाज़ में ओवरसीज़ कम्युनिटी ने शाइया दिया, जिसमें मकबूजा कश्मीर में जारी कर्फ्यू पर तशवीश का इजहार किया गया। तकरीब में बर्मिंघम की ताज बरादरी ने भी शिरकत की। आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट देखिए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के समाजी शख्सियत चौधरी मतीन वफद के हमरा बर्मिंघम पहुँच गया, जहाँ मकामी कम्युनिटी ने उनके आज़ाज़ में इशाया दिया। इस मौके पर मुदस्सिर बसीर, मजहर हुसैन, नज़र चुगताई, आसिफ जलाल, राजा इमरान और दीगर ने वफद को गुलदस्ते पेश किए। तकरीब में मीरपुर के ज़लज़ला मुतासरीन की मजीद माली इमदाद का अहद किया गया, जबकि मकबूजा कश्मीर में जारी कर्फ्यू पर सख्त तशवीश का इजहार भी किया गया। मुदस्सिर बसीर, चौधरी मतीन और मजहर हुसैन ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, स्कूल और कॉलेज के दोस्तों का एक जगह जमा होने का मकसद मीरपुर में ज़लज़ला मुतासरीन की मदद और मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू के बायस इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना है। सारे मेरे जेडे दोस्त माशाल्लाह बड़े मेहनती ने, बड़ा इतना मकाम है सोसाइटी विच। मैं दुआ करूँ हाँ कि अल्लाह पाक इन्हां की और इज़्ज़त अता फरमान। बड़े बहुत खुशी हुई है इन्हां की तकी किया, इन्होंने अपने अपनी जाबां बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां माशाल्लाह। 3 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है मकबूजा कश्मीर पर जुल्म और ज़्यादती का और लॉकडाउन का, तो हम इस चीज़ को सख्त मजम्मत करते हैं। पूरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला जातला की आवाम जो ज़लज़ला से मुतासर हुई है उनकी बहाली के लिए इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश है हमारे यहाँ पे भी, और इंशाअल्लाह और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी हमारी कोशिशें जारी हैं। आखिर में ज़लज़ला के बायस जाँ बाग होने वालों की मग़फ़रत और शुहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद अल आसिमीन से मुलाकात की, जिसमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद आसिमीन के दौरान मुलाकात की, और इस दौरान उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को ब्रादर मुस्लिम ममालिक और OIC से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। वो भारत पर जोर दें कि अपने मजालिम को फौरी तौर पर ख़त्म करे और उनके हुकूक का एहतराम करे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के OIC राबता ग्रुप को सराहा, जिसने 74वें UN जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइंस पर मुतफ़िका तौर पर कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती किया। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल ने कश्मीरियों के मुहासरे, मवासलात की बंदिश, बिला इश्तिआल ताकत के इस्तेमाल, पैलेट गन और नौजवान लड़कों के अगवा के वाक़यात की मज़म्मत की। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। ब्रिस्टल फ़िज़ान मदीना फिश पॉन्ड में रूह परवर महफिल मिलाद का इनकाद किया गया, जिसमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आशिकान मुस्तफ़ा दीवाना वार झूमते रहे। ब्रिस्टल से तनवीर बुखारी की ये रिपोर्ट। रूहानियत से भरपूर महफिल का आगाज कारी अब्दुल हमीद अतारी ने किया। इमाम समीर रजा अतारी ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। उलमा कराम ने खूबसूरत अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलकर ही हमें कामयाबी मिल सकती है। महफिल मिलाद में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने से हमारे रूह और दिल को सुकून मिलता है, और पूरा साल मिलाद नमाज की दुरुस्लाम की सूरत में मनाना चाहिए। हमें ये चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करके थ्रू आउट द होल ईयर पूरे साल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी तरफ से हदिया नजराने पेश करके अपने मुकाम की बुलंदी के लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए हमेशा समान करें। जबकि इसके इख्तिताम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की ज़ियारत करवाई गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी।
आशिकान मुस्तफ़ा दरूद व सलाम पढ़ते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की ज़ियारत करते रहे। आखिर में सलातो सलाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ भी की गई। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में माह रबीउल अव्वल के हवाले से दुरूद और सलाम की महाफिल का सिलसिला जारी है। रियासत वर्जीनिया में भी ऐसी ही रूह परवर महफिल का एहतमाम किया गया, जिसकी तफसीलात खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में फैज़ान मदीना मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसमें मैरीलैंड, वाशिंगटन DC और वर्जीनिया की रियासतों से बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। मारूफ नात खां तल्हा अब्बासी ने निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में मुमताज़ आलिम दीन डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी, पीर सैयद हैदर पाशा कादरी और मुफ्ती हसन रज़ा कादरी ने मिलाद की अहमियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर बयान इरशाद किया। वो तबस्सुम फरमाते तो कैसे, वो किसी पे जलाल फरमाते तो कैसे, वो किसी को अता करते तो कैसे, वो किसी को दामन में छुपाते तो कैसे, वो किसी का हौसला बढ़ाते तो कैसे, वो किसी से जंग के लिए निकलते तो कैसे, वो किसी से सोलो के लिए आमादा होते तो कैसे, वो उनके माथे पे जब दुआ की तबानियां झिलमिलाती तो कैसे। अब हम कुरान के जरिए से कुरान की दलील देंगे। अल्लाह आइए पढ़िए पहले पारे के आखिर रुकू हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों से वसीयत ली और नसीहत की उनको, तो उनके बेटों ने कहा कि क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। वो कहने लगे कि याकूब अलैहिस्सलाम के उनके बेटे कि हम आपके बाद आपके रब की इबादत करेंगे, इलाह का व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़। याद रखिएगा। पाकिस्तान से आए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज नदीम, इमरान शेख अत्तारी और साहिबजादा हसन बिन खुर्शीद ने बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश किया। फैज़ान मदीना मिलाद कमेटी की यह महफिल रात गए तक जारी रही, जबकि आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद और सलाम भेजा गया और मुसलमानों के हक में दुआए खैर की गई। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वर्जीनिया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में मीरपुर आज़ाद कश्मीर के ज़मीनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की जीत की खुशी में तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी पर देखिए राजा हबीब की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फ्रांस और यूरोप के रहनुमाओं ने पेरिस के एक मुकामी रेस्टोरेंट में इजहार तशक्कुर तकरीब का इनेकाद किया। कारकुनों ने जहां बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को जीत पर मुबारकबाद पेश की, वहीं अहलियान मीरपुर के एतमाद का शुक्रिया भी अदा किया। शुरका का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मुश्तरका उम्मीदवार दिया, मगर फिर भी शिकस्त उनका मुकद्दर बनी। इंतखाबी नताइज ने आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की समत मुतय्यन कर दी। बैरिस्टर सुल्तान की कामयाबी से वाज़े हो गया कि आइंदा इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ की जीत होगी। बैरिस्टर सुल्तान ने एक शानदार कामयाबी हासिल की है, जो इस बात का सबूत है कि बैरिस्टर पहले दिन से ही और आज तक ये कश्मीर की आवाज़ हैं। 2021 का जो इलेक्शन है वो इंशाअल्लाह ताला PTI आज़ाद कश्मीर के अंदर जीतेगी भी और हुकूमत भी बनाएगी, और ये उसकी इब्तिदा है।
सुल्तान महमूद को बहुत बहुत मुबारकबाद जो ज़िमनी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। हम बैरिस्टर सुल्तान को आज ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर दिल की था ग्राहियों से मुबारकबाद पेश करते हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन विन किया है, मेरी तरफों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रांस की तरफों उन्होंने बहुत बहुत मुबारक। हम बैरिस्टर सुल्तान महमूद को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। PTI फ्रांस की तरफ से बैरिस्टर सुल्तान महमूद की शानदार कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। उनका कहना था कि मीरपुर के अवाम ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और वो वक्त दूर नहीं जब आज़ाद कश्मीर के तमाम इंतखाबी हलकों में तहरीक इंसाफ राज करेगी। इस्लामी ताउन तंजीम के हेड ऑफिस जद्दा में कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम को उजागर करने के लिए कश्मीर खून चीखें और आंसू के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश और सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें OIC के अराकीन और सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान ने खुसूसी शिरकत की। जद्दा से अदील रियाज की ये रिपोर्ट। इस्लामी ताउन तंजीम के हेड ऑफिस जद्दा में कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम को उजागर करने के लिए कश्मीर खून चीखें और आंसू के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश और सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें OIC के अराकीन और सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान ने खसूसी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली जारी है। OIC मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। कश्मीरियों के लिए योम सियाह जिस किस्म के मसाइल बढ़ाए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी मईशत को बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी शख्सी आज़ादियाँ सब कर दी गई हैं। तकरीब से खिताब में OIC सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदा बराए कश्मीर और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूसुफ बिन मोहम्मद अलजबी ने कहा कि OIC कश्मीरी अवाम की पुरअमन जदोजहद और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत को अहमियत देती है। तकरीब से सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज और OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा रिजवान शेख, कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद, सैयद अली गिलानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अराकीन ने भी खिताब किया। शुरका ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान की रियासती मशीनरी मकबूजा कश्मीर के बेगुनाह और निहत्ते मुसलमान शहरियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी की मुर्तकिब हो रही है। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। वज़ारत ख़ारजा के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा ख़ातीन एसोसिएशन के सालाना मीना बाज़ार का इनेकाद हुआ, जिसमें गैर मुल्की सिफारतकारों और अहल खाना ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान समेत 16 से ज़ायद ममालिक के सकाफती मलबूसात, खानों के मुनफरिद स्टॉल्स लगाए गए। मुल्की और गैर मुल्की कम्यूनिटी की इंसानियत के मदद का आज़म। इस्लामाबाद से फैसल रज़ा खान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान दफ्तर खारजा खवातीन एसोसिएशन का सालाना मीना बाजार, पाकिस्तान समेत 16 ममालिक के स्टॉल्स खातून अव्वल समीना अलवी ने इफ्तिताह किया। घरेलू दस्तकारियों और रिवायती पकवानों में गहरी दिलचस्पी ली। तकरीब से खिताब में खातून अव्वल कहती हैं, 5% by law everyone has to hire person with disabled in their companies. In school they should go in a regular schools. वफा तकरीब से सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद समेत अहम शख्सियात का खिताब। गैर मुल्की सुफरा कहते हैं इंसानियत की खिदमत सबका फर्ज है। In every society we have underprivileged people, disabled people. The more we reach out to them, the better their life is. गैर मुल्की खवातीन ने पफवा बाजार को सकाफती और इल्मी तरवीज का नादिर जरिया करार दिया। This charity bazaar is a big opportunity for us to help these unprivileged people. मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत, मौसीकी और रक्स ने समा बांध दिया। खवातीन को इकोनॉमिकली आप एम्पावर करें और अगर वो कोई भी बिजनेस करती हैं, कोई भी प्रोफेशन में काम है, तो जो पैसा वो कमाती हैं वो खुद खर्च कर सकें। वफा तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान के दस्तखत शुदा बैट्स और बॉल्स 4,10,000 रुपए में नीलाम हुए। इस मौके पर बजरिया कुरानदाजी हाजरीन में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।